जी गेम ऑन तो करके देखें, 2 दिन से बोरियत हो रही है, कोई सवाल ही नहीं किए, रजिस्टर देंगे खाली खाली लग रहा है। हेडिंग लिखें, ना चाहते हुए हेडिंग लिखें, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपकी किसी भी दिन कोई खुदा ना खास्ता ऐसे ही छुट्टी होगी तो कैश फ्लो ने अचानक कोई फिजिक्स का टॉपिक बन जाना। नहीं, ये बिल्कुल सीरियस मैं कह रहा हूं। यू नीड फुल कंसंट्रेशन ऑन डेली बेसिस, हर चीज लिंक्ड है। अगर कुछ भी खुदा ना खास्ता नेग्लिजेंस की वजह से इधर उधर हो गया तो ये ऐसे ही मुफ्त में इसने साइंस बन जाना है, वरना यकीन मानिए ये सिंपल आर्ट्स है। मैंने आपके सामने जो हेडिंग लिखी है, कोई समझा सकता है ये क्या लिखा मैंने? कैश फ्लो में ऑपरेटिंग भी है, इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हैं। उनमें से मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का वर्ड आपके सामने लिखा है और उसकी प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिसीट्स और पेमेंट्स को कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। हमें कौन सा आना चाहिए? दोनों ही आने चाहिए। पहले इस तरह 2 हेडिंग्स बना लें लेफ्ट राइट साइड पे, देन उसके बाद पहले इंशाल्लाह हम बहस करेंगे कि डायरेक्ट मेथड अगर हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैसे बनती हैं, और जब ये बहस कर लेंगे इंशाल्लाह तो फिर डिस्कस करेंगे कि अगर इनडायरेक्ट मेथड हो तो उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं। क्या कैश फ्लो में रिसीट्स एंड पेमेंट्स ही आनी है? डायरेक्ट मेथड से भी आ जाती हैं और इनडायरेक्ट से भी आ जाती हैं। मैं इस वक्त इन्वेस्टिंग की बहस कर रहा हूँ या फाइनेंसिंग? मैं ना इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ ना मैं फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बहस छेड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह ये बहस कल यहीं से शुरू करेंगे। घर के लिए मैंने एक वो जिरमोनी दी है, दोबारा नहीं, उसमें दोबारा पढ़ के जब मैंने पेजेस आपको दोबारा कहे हैं, होपफुली आपने भी शायद रिवाइज किए होंगे, जो अच्छी बात है, लेकिन कर लिए एक दफा दोबारा। इस वीक में कोई खास होमवर्क नहीं है, देयरफॉर इस वीक को अगर हम वेस्ट करेंगे तो वह ज्यादती है। इस वीक में मैंने वैसे तो IAS 8 के 2-3 क्वेश्चंस कर दिए थे, लेकिन मेरा ख्याल है आई होप कि अब हम बड़े हो गए हैं तो इतना टाइम कंज्यूमिंग वो काम नहीं है। हम इन दिनों में किससे दोबारा टाइम दें? मुझे जरा 10 सेकंड दें, जरा मैं जरा थोड़ा सोच लूँ। मुझे जरा पिछले क्वेश्चंस के जरा हालात काइंडली बता दें कि वो हालात क्या हैं, क्योंकि ये हालात शुरू हुए हुए हैं, किस सवाल से मैंने शुरू करवाए हुए हैं? ट्राउट से मैंने शुरू किए हुए हैं। नहीं, अब ट्राउट कहाँ पहुंचा हुआ है? ये बहुत दफा अपने सवालों के नाम तो लिखे हुए हैं, इनका किया क्या है? ट्राउट के बाद एक बनी ईयर मैंने क्या था। मेसोपोटामिया में मेरे लिए 1-2 मसले हैं। मेसोपोटामिया एक सेकंड साइड पे, ट्राउट में कोई इशू? अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ उसमें टाइम लगाना है या नहीं लगाना, ताकि मेरे अंदर में हो। ट्राउट, बनी ईयर, हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा तो 100% होना चाहिए था। एनी इश्यूज? बोरिंग कॉस्ट को फिर आज देनी टाइम, मेरे भाई ने कहा बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट के 2-3 सवाल रिवाइज करें। हाँ, डिस्पोजल एंड बोरिंग कॉस्ट, 1-2 सवाल डिस्पोजल बोरिंग कॉस्ट दोनों। जस्ट एक सेकंड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों के फाइनल है जो क्वेश्चन मैंने बोले? वॉल्यूम 1 पेज नंबर 5, ओके सॉरी, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। वॉल्यूम 1 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन जो रिवाइज करेंगे, कुछ तो आपको वैसे ही याद हो गए हैं, तो उनको रहने दें। नहीं, बोरिंग कॉस्ट में मिक्स हुई थी। नहीं, मेरा ख्याल में जितनी थोड़ी थोड़ी मिक्स होती हो रही ही नहीं, वो जनरल बोरिंग थी। ट्राउट में मेरा ख्याल नहीं थी, मंडे में स्पेसिफिक बोरिंग थी। जितनी जितनी जरूरत पड़ती है वो तो हो जाती होगी। मैं जरा वो जो लहदा लहदा सवाल है जिसमें जरा वो जर्नल स्पेसिफिक इकट्ठे आ जाते थे, तो उसमें कोई सॉर्ट ऑफ टेबल बनाते थे, अगर वो जरा थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे।
सॉरी जस्ट एक मिनट, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76। अच्छा इस तरह करें, चले ये मेरा बोरिंग कॉस्ट भी अपने काफी सवाल पहले तो किए मैं, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जरा करके देखें इंडिविजुअली होते हैं कि नहीं। पेज 68 से 71 तक, 72 तक सॉरी, ये इसमें तीन छोटे छोटे दो तीन 5-6 से एग्जांपल्स हैं, 68 टू 72। ठीक है प्लीज, साथ साथ कोशिश करें। अल्लाह हाफिज। कल भी जरा याद करिएगा बोरिंग कॉस्ट पर, कल थोड़ा सा और टाइम है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई ठीक जा रही है? रैंडमली एक दो फिगर्स ही बता दें इतनी देर तक, जरा स्टार्ट करते हुए। इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनली, फाइनली डोंट के कहां कहां आ सकता है? फाइनली डिसाइड हुआ है, ऑपरेटिंग में लिख लिया करें। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहां आएगा? रखे सामने, रखे ना, पेज कौन सा? पेज 61। इन्वेस्टिंग है, शेयर इशू किए हैं, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, लोन वापस किए, फाइनेंसिंग, डिविडेंड रिसीव किए, इन्वेस्टिंग, रेफरेबली भी इन्वेस्टिंग। ठीक है, बाकी बात बाद में करते हैं रजिस्टर में। ठीक है, मंजूर ये क्या बात हो रही है यार? पेज नंबर 61 निकालिएगा। किसी को पता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन हमने कहां तक अभी पढ़ी है? पेज नंबर 61 पे है कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डेफिनेशन? ये कहां तक पढ़ के मैंने क्या गुजारिश की थी कि बाकी जरा बड़े हो जाए, पढ़ लेते हैं। तो कह रहे मंजूर आपने फाइनल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लिया कि फाइनल में जो टॉपिक है उसका क्या करेंगे। यकीनन आज सर ये अगर आपने कंसंट्रेट किया तो ये बहस हो, और साथ वाला प्लीज इग्नोर करना जरूरी हो जाएगा। डेस्क के ऊपर इग्नोर किया जाए, डेस्क के नीचे भी आप कर लेते हैं गेम ऑन। प्लीज ये मिशन छोड़ें और प्लीज बी सीरियस टुवर्ड्स द स्टडीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में यकीनन 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मैंने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की प्रेजेंटेशन से, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की प्रेजेंटेशन का मतलब फिगर्स लिखने का 2 तरीके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फिगर्स लिखने के 2 तरीके हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर इज, पहले एक छोटा सा फॉर्मेट अपनाना, बाद में फिर क्वेश्चन में पूरा अप्लाई करते हैं। तो आपने डायरेक्ट मेथड तक होपफुली हेडिंग लिखनी थी, तो नेक्स्ट मेरे साथ लिख लेना, साथ सुनते जाएं, साथ साथ लिखते हैं, बाकी अप्लाई करना भी। अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से
बना रहे हुआ करेंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढा करेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। नहीं बेटा, ऊपर हेडिंग क्या आ चुकी है? नहीं, डायरेक्ट मेथड से ऊपर भी क्या आ चुकी है? अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रेजेंट कर रहे हैं और मेथड डायरेक्ट है, तो सबसे पहले क्या ढूंढा करेंगे? अपने जहन में ये लिखते हुए डेटर्स का लेजर लाएं जरा। चार चीजें लिखते हुए तरतीब से बोल। अगर हमें ब्रॉड डाउन कैरी डाउन डेटर्स मिल जाए, रिटर्न्स मिल जाए, वगैरह वगैरह मिल जाए, क्या हम लेजर बैलेंस करके क्रेडिट साइड से कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ढूंढ सकते हैं? तो वो कौन सा लेजर है जो हमें कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर बता देगा? जब ये इंशाल्लाह फिगर मिल जाएगी तो देन हम सेकंड फिगर तलाश किया करेंगे, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। लिखते लिखते सोचें, कोई लेजर जहन में आता है जो हेल्प कर सकता है? क्रेडिटर्स। चार चीजें बोलने की कोशिश करें तरतीब से। अगर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स मिल जाएं, कहीं से तलाश करके परचेजेस मिल जाएं, क्रेडिट परचेजेस मिल जाएं, तो इंशाल्लाह बैलेंस करके क्रेडिटर के लेजर में से डेबिट साइड पे पेमेंट्स ढूंढ लेंगे। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से पेमेंट तो क्रेडिट होती है, कोई मसला नहीं है। मेरा एक भाई आ रहा था, मैं उसे गौर से देख रहा था। आपने जिस तरीके से मुझे उस वक्त गौर से देखा है कि मैं उसे कैसे देख रहा हूँ, काश आप मेरी बातें भी गौर से सुनते। मेरा भाई है क्या? उसे एंड में जगह नहीं मिली, वो आ गया आगे। कैश पेमेंट टू सप्लायर की फिगर लिख, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है? मिला नहीं है, पेमेंट नेगेटिव फिगर है, मिला नहीं है, मिलना भी नहीं है, ये पे करना था, और पे कट लगाने का मतलब नेट पेमेंट लेस होते। देन सर जब ये दो फिगर्स मिल जाएंगी, ये लिख रहे हैं साथ साथ, कौन सी दो फिगर्स होगी? तो देन थर्ड फिगर की तलाश करेंगे, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। अब मैंने यहाँ एक कॉमन वर्ड लिख दिया, एक्सपेंसेस। अगर फॉर एग्जांपल ब्रेकअप होगा तो सैलरी एक्सपेंस अलग, तो बेटा एक्सपेंसेस सैलरी एक्सपेंस अलग, एडमन अलग, ऑपरेटिंग अलग, सेलिंग अलग, यूटिलिटी अलग, जितना ब्रेकअप मिलता जाएगा हम भी ब्रेकअप बना देंगे। वो कौन से लेजर्स हैं जो हमें कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस बता देंगे कि जरूरत पड़ेगी? तो एक्सपेंसेस पेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस के लेजर से क्या एक्सपेंसेस मिल जाते हैं? अपना पिछला पेज देखें जहां लेजर्स बनाया था आपने, क्या अगर ओपनिंग क्लोजिंग पेबल्स मिल जाए, सैलरी पेबल्स वगैरह, ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड मिल जाए, प्रीपेड रेंट वगैरह, और पेमेंट्स मिल जाए, तो क्या एक्सपेंस की तलाश हो सकती है? और अगर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ना मिले तो जो एक्सपेंस है वही पेड होगा, वही पेड होगा। लेकिन क्या एक्सपेंस और पेमेंट में फर्क हो सकता है? लिख लें यहाँ पे, वो कौन सा लेजर है जो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर इंशाल्लाह बता देगा? वो कौन सा लेजर है जो इंशाल्लाह सप्लायर की पेमेंट तक पहुंचा देगा? वो कौन से लेजर्स हो सकते हैं जो अल्टीमेटली पेमेंट ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं एक्सपेंसेस की? जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव फिगर्स नेट ऑफ करके एक आंसर निकाल लेंगे। आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आंसर आएगा उसका नाम हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेशंस नहीं, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं हुई, फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहाँ ऑपरेशंस का मतलब बिजनेस ऑपरेशंस, डेफिनेटली वी आर नॉट डॉक्टर्स। बिजनेस ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हुआ है, अगर ये पॉजिटिव फिगर होगी तो इसका मतलब रिसीट ज्यादा थी, और अगर नेगेटिव फिगर होगी तो पेमेंट ज्यादा भी हो सकती हैं। जब यहां तक आ जाएंगे हम तो फिर आखिर में दो चीजें और ढूंढेंगे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेबल का लेजर जहन में लाएं। ये सारी गेम लेजर्स की है, मुसलसल इन्वॉल्व रहने की है। इंटरेस्ट पेबल का लेजर काइंडली को जहन में लाए, ब्रॉड डाउन हो सकता है, कैरी डाउन हो सकता है। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो तो सोच के बताएं उस लेजर में किधर लिखेंगे। और यार एक्सपेंस डेबिट होता है, पेबल के लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ये तीन चीज आ जाए, ब्रॉड डाउन, क्रेडिट डाउन और एक्सपेंस, कोई भी पेबल का अगर लेजर हो तो अपना जरा सैलरी पेबल का लेजर सामने रखें, पेबल का कोई भी लेजर हो तो इसी तरह का नजर आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, एक्सपेंस लाइबिलिटी बढ़ाएगा और पेमेंट डेबिट साइड से आ जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल गया, अच्छा अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस मिला और ओपनिंग क्लोजिंग पेबल ना मिला तो फिर जो एक्सपेंस होगा वही पेमेंट के तौर पे लिख देंगे। और जब ये हो जाएगा तो आखिरी चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड ढूंढ लिया करेंगे। क्या टैक्स एक्सपेंस और टैक्स पेड की अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है? बोल दें कब नहीं होगा। अब आपने मेरे क्वेश्चंस के जवाब आधे आधे देने और उसका कोई फायदा नहीं होना। मुझे जो जवाब महसूस हुआ है क्योंकि वो जल्दी रुका है तो आपने दिया ओपनिंग क्लोजिंग ना हो। क्या ओपनिंग क्लोजिंग डेटर ना हो? क्या ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर ना हो? ओपनिंग क्लोजिंग ना हो, किसका ना हो? इंटरेस्ट का ना हो, किसका ना हो? टैक्स पेबल का ना हो। अगर ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स पेबल और टैक्स प्रीपेड भी हो सकता है। अभी पिछले पेज पे देखा था आपने, रजिस्टर देखा था। क्या समटाइम्स टैक्स पेबल की जगह या टैक्स पेबल के साथ साथ और उसकी जगह प्रीपेड टैक्स भी हो सकता है? तो अगर क्या और क्या ना हो, अभी भी जवाब जल्दी खत्म हुआ है। लेकिन आई होप किसी ने बताया तो सही बताया होगा। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्रीपेड एंड पेबल ऑफ टैक्स ना हो तो फिर ये एक्सपेंसिव पेमेंट हो जाएगी। और जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो जो फाइनल आंसर इंशाल्लाह आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड माइनस करके, ये भी जरा साथ थोड़ा सा कर लीजिएगा, किस में से फर्दर कैलकुलेशन करनी है। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में फिर दो चीजें और लेस हो जाएंगी, इंटरेस्ट और टैक्स पेड। और फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। आज की इनिशियली जो सारी डिस्कशन है ये अभी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाएगी। ये सारी डिस्कशन बस किस एक्टिविटी के अंदर 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 है, क्योंकि अब इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रेजेंटेशन के क्योंकि दो तरीके हो जाते हैं, इसलिए इसको समझने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। अगर ये आंसर फाइनली पॉजिटिव हो सकता है, वैसे इसमें से क्या क्या माइनस हुआ? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से, और अगर फिर भी पॉजिटिव आंसर आ जाए तो ये नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। बच्चों ने बहुत एंजॉय की है मेरी बात, लेकिन सुनी मेरी नहीं थी, एंजॉय कुछ और ही की है। पेज नंबर 62 पे आ जाएगा। यहाँ तक जो हमने फॉर्मेट बनाया इसको जरा इतना जरा क्वेश्चन की बेस पे सॉल्व कर लो। पेज नंबर 63। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है सारे, सॉरी फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। जी सर, फर्स्ट लाइन से मेरे साथ साथ पढ़ा। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स
to the Shahnawaz Sports Private Limited for the year ended 30th June। नीचे 7 भी लिखा हुआ है और 8 भी लिखा, सॉरी 6 भी लिखा हुआ है। नीचे रिक्वायरमेंट में है व्हाट विल बी द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 7 एज अंडर, डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट भी लिखा हुआ है। अभी हमें पता नहीं इनडायरेक्ट क्या होता है, हम सिर्फ डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। ये मैंने रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़वाई है ताकि नंबर 1 हमें ये पता हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। क्या कैश फ्लो में सिर्फ ऑपरेटिंग होती है? लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ ऑपरेटिंग बनानी है, और किस साल की बनानी है? इसका मतलब 6 के बैलेंसेस हमारे लिए ओपनिंग हो जाएंगे, 6 के क्लोजिंग ओपनिंग हो जाएंगे और 7 के क्लोजिंग ही होंगे। हम 7 के एंड पे खड़े हैं। आइए डाटा पढ़े फर्स्ट लाइन से मेरे साथ। इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होना ये चीज इंडिकेट करेगा, कर रहा है कि परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट सेम नहीं होगी। मेरी तरफ देख के जरा, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही है। चार चीजें तरतीब से दिल से बोल दे। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर मौजूद है तो अब इस केस में परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट डिफरेंट होगी। अगर कॉस्ट ऑफ सेल मिल गई तो क्या परचेज निकाल लेंगे, एंड वाइस वर्सा का जरूरत पड़ी तो परचेज आ गई तो कॉस्ट ऑफ सेल भी आ सकती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होना, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग होना इस चीज की इंडिकेशन है कि एक्सपेंसेस और उनकी पेमेंट विल बी अ डिफरेंट अमाउंट, सेम नहीं होगी। क्या बातें हो रही हैं? पता भजन क्या बातें हो रही हैं? लेग साइन पता नहीं से चल रहा है। ट्रेड डेटर्स होना इस चीज की इंडिकेशन है कि सेल और रसीद विल बी अ डिफरेंट अमाउंट। अगली चीज में गलत रखना चाहिएगा, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग रहने दें, एक सेकंड मेरी बात सुनो। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग कैश फ्लो में कहीं आता है? पेज नंबर 61 निकालना है। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस फॉर्मेट आपके सामने, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हल्का फुल्का सा। क्या कैश का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कहीं आता है? वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, ना उसका कोई ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, ना इन्वेस्टिंग से है, ना फाइनेंसिंग से। तो कैश का बैलेंस ये इंडिकेट कर रहा है, वापस आए पेज नंबर 63 पे, कि इस कैश की कोई जरूरत रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस सवाल में है ही नहीं। रिक्वायरमेंट क्या हमारे सवाल? सेल्फ ऑपरेटिंग। इसने कहाँ आना है? पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर नेट कैश फ्लो, फिर बाद में ओपनिंग क्लोजिंग कैश की कोई बहस होनी। तो कैश का इस सवाल में कोई काम ही नहीं। हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि कैश एक कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जरूर है। तो ये भी ना हो कि मैं जो एक सेंटेंस बोली जा रहा हूं वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन होता जाए। आगे बढ़ता है। अकाउंट्स पेएबल में कोई सेंटेंस वैसा बोलूं जैसा मैं बोल रहा था? अकाउंट्स पेएबल किसे कहते हैं? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना किस चीज की इंडिकेशन है? ये देख लीजिएगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे वर्ड सबको क्लियर हो रहे हैं। क्या परचेज पेमेंट विल बी अ डिफरेंट अमाउंट। इनकम टैक्स पेएबल होना इस चीज की इंडिकेशन है कि टैक्स एक्सपेंस और पेमेंट विल बी अ डिफरेंट फिगर। सब साथ रहेगा। सेल्स का ओहो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, अज्यूम कर लेते हैं। हद तो ये है कि आगे किसी का भी नहीं दिया, उधर देखें यार। कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्सेशन का मतलब बताएं, टैक्सेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी ओपनिंग नहीं, नॉन कैश होने के, ये सेल से लेके एंड तक 89,000 प्रॉफिट तक, क्या ये फॉर द ईयर फिगर्स गिवन है? तो फॉर द ईयर अगर फिगर्स गिवन हो तो कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस की बहस ही नहीं है। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम्स के होते हैं यार, एसेट्स के होते हैं, लायबिलिटीज के होते हैं और इक्विटी के होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब शुरू हुई तो हाँ पिछले साल की सेल दी हो सकती थी, लेकिन अगर पिछले साल की सेल दी हो तो वो कोई ओपनिंग सेल नहीं है। ओपनिंग सेल, क्लोजिंग सेल, लेस ड्यूरिंग द ईयर सेल, तो सिंपली क्या वर्ड्स हैं, किस साल के प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं है। ऊपर क्या दिया हुआ था, ऊपर दिए हुए क्या, जो ऊपर फिगर्स दिए हुए एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हैं वो एज ऑन होती हैं, तो वो क्लोजिंग ओपनिंग बनी, और पिछले साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश फ्लो बनाते हुए आपको पिछले साल की प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस की इसकी जरूरत पड़ती है ताकि ओपनिंग उठा के आप अपने लेजर्स को कंप्लीट कर सकें। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूँ। ये जो मैंने क्रॉस लगाने की कोशिश की है, ये मैंने क्या क्रॉस का मतलब है, नो इंफॉर्मेशन ऑफ, देखिए थोड़ा सेंटेंस, नो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस पीरियड इज नॉट रिक्वायर्ड एज वेल, ना ही जरूरत पड़ती है और ना ही शायद है, लेकिन प्लीज ये सबको क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट ईयर की फिगर्स ओपनिंग अगले साल नहीं आएंगी। ओपनिंग बैलेंसेस कहां नहीं होते, इनकम एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कैलकुलेट हो रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? जी नोट कर ली, लेकिन 5 लाख है क्या ये तो बताया, 5 लाख है क्या? सेल्स फॉर द ईयर, कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर, यकीनन इसके बाद क्या होना चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपने कैलकुलेट कर लेना। उसने क्या बताया सीधा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर उसने क्या बताया, और फिर उसने क्या बताया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो सकता था यहाँ, उसने शायद किया तो, लेकिन आगे बताया, फिर टैक्स आया, ये बना टैक्स, टैक्स कितना है, टैक्सेशन एक्सपेंस कितना है 30,000। देन जो आगे चीज आ रही है ये थोड़ा सा FF1 वालों के लिए नहीं इसलिए है कि शायद आपको आइडिया ना हो, लेकिन पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही ये कहता रहता है, हालांकि शायद उसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉस्ट की और FF2 की बहस है। तो कोई नहीं, रिलैक्स होकर जरा डेप्रिसिएशन पे आना, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मेरी तरफ देख के बताएं जरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में कहाँ होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होता है। अगर आपको पता है तो आपको यही पता है और ये पता है, लेकिन अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो फिर चीजों को बनाया जाता है, फैक्ट्री में चीजों को बनाया जाता है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल में भी हो सकती है, ये गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली ये चीज नहीं है और आपके सिलेबस में, लेकिन है वैसे तो, लेकिन वो इतना मैन्युफैक्चरिंग हल्का सा ही है मेरा ख्याल है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को तो होपफुली नहीं पता है। FA1 हजरात को बता रहा हूँ, असल में आगे पढ़े जरा लिखा क्या हुआ, डेप्रिसिएशन किस में शामिल, अच्छा मेरे वर्ड जरा गौर से सुने, पहले मेन मसला भी हल करना है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होने पे हमें कोई एतराज, आई होप कि कोई नहीं, लेकिन यही जो सेंटेंस आगे भी इसी से साथ कंटिन्यू है, इसे अगली लाइन पढ़ेगा, इंक्लूडेड इन लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो डेप्रिसिएशन ही 2 लाइनों में लिखी हुई है, 6,000 डेप्रिसिएशन कहाँ भी है और कहाँ भी है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होना तो आपके लिए कोई नई चीज भी नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन होने पे हमें एतराज भी कोई नहीं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में नॉर्मली आप यूज टू नहीं है,
लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन हो सकती है, ब्रैकेट में लिखना जरा, इन केस ऑफ, अच्छा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, ये तो सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल की वर्ड है, कॉस्ट की वर्ड है, और ये गलत नहीं है, लेकिन किन बिजनेसेस में सही है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बाकी इससे ज्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए, आगे जाके रिपीट होगा, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता रहूंगा। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन हो सकती है, बल्कि सॉरी ये नहीं वर्ड सही मेरे, क्या डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? मैंने तो कल कहा था ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, वो बाद की बहस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस में होगा, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में होनी चाहिए? वो क्यों नहीं होनी चाहिए? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही होगी, अगर ना बताया जाए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होनी चाहिए, और अगर बताया तो काइंडली कॉस्ट ऑफ सेल में भी हो सकती है। और ये गलत नहीं है, क्योंकि गुड्स बनाने में भी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, और गुड्स अगर बनाई जा रही हो तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल। बस इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं आपको फर्दर पता होने का, सवाए इसके के कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन अगर हो तो दैट इज नॉट अ मिस्टेक, नॉट अ रॉन्ग थिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ तक वर्ड्स क्लियर है मेरे? एंड में उसने कैलकुलेशन कर दी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, वो ये ना भी करता तो कैलकुलेटर पकड़े। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर बनाना चाहें जस्ट टू चेक, तो सेल उठाएं कितनी? सर सेल उठाएं कैलकुलेटर पे 5 लाख, कैलकुलेटर किधर गया? दोस्त ये दोस्त ने मुझे पकड़ाया था। जी 5 लाख क्या है जी? सेल में से क्या लेस किया? जो भी आया आने दे, आगे चले, इज इक्वल टू ना दबाएं, कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है? बिफोर टैक्स तक पहुंचना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करने से पहले इज इक्वल टू दबा देंगे, दबाएं जरा, सही कैलकुलेट हुआ हुआ है। अगर आफ्टर टैक्स निकालना होगा तो क्या भी कर देंगे, टैक्स भी माइनस कर देंगे। मैंने क्यों नहीं करवाया? बिफोर टैक्स चेक करवा रहा था, सही कैलकुलेट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जरूरत पड़ेगी तो सोच लेंगे। ये अब आ जाए, रजिस्टर खोलें, हम क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेस नेम है जी, बल्कि सॉरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं मांग रहा, जो मांग रहा वही लिखे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, ये बड़ा ऑनलाइन इसमें साथ है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसके नीचे जरा पॉइंट 1 लिखने, इस वक्त हम डायरेक्ट मेथड से बहस करें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के दो तरीकों में से पहला तरीका हम डिस्कस करने लगे हैं। आप फॉर द ईयर एंडेड भी लिखा हुआ है, वो भी लिख दें आप। सारी स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड ही होती हैं, सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। उसके नीचे क्या लिखा होता है? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो, चेंजेस इन इक्विटी हो, नोट्स हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, ये फॉर द ईयर प्रिपेयर की जाती। डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मेट बनवाया था, बताएं सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? देखिए जी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तकरीबन ये लाइन लिख के आप गिन के 6 7 8 लाइनें छोड़ दें, 8 पे छोड़ दें,
और नीचे कुछ वर्किंग्स में आने। डायरेक्ट मेथड से अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरतीब नहीं छोड़नी। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट मेथड से अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरतीब के मुताबिक चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। मीन्स से सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में क्या आ रहा है? सेल्स। नहीं वो तो आ गया ना। अब सेल पे एक मिनट रुके तो सही। सेल्स देख के बताएं कैसे सेल है क्रेडिट सेल? इंफॉर्मेशन नहीं है, सेल लिखा हुआ। ना पता हो तो हमेशा क्रेडिट सेल होगी, याद रहेगा सर। और ना पता हो तो परचेज भी हमेशा क्रेडिट परचेज ही होगी। रेशो से ही गेम चल रही। देन मेरे अगले वर्ड्स और ध्यान से सुने। बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि ये क्रेडिट सेल है और यही कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी है। मेरा ये ख्याल कब 100% ठीक होता? तो करना सिर्फ अभी ही है, प्रॉफिट एंड लॉस देखते रहना हमने तरतीब से, और साथ साथ ढूंढना है कि कोई ऐसा हेड तो नहीं है जिसके होने की वजह से इनकम और रसीट में और एक्सपेंसेस और पेमेंट्स में कोई फर्क आ जाएगा। तो सेल मैंने देखी, देन मैंने डाटा दोबारा देखा, मुझे डेटास नजर आ गए। अगर नजर ना आते तो मैं 5 लाख को सेफली विदाउट एनी वर्किंग कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स के सामने लिख लेता यार। लेकिन आप मुझे इस केस में क्यों नहीं लिखने देंगे यार? तो अब हम कहाँ जा रहे हैं यार? लाइनें हमने छोड़ दी हैं। हमने क्या बनाना शुरू कर दिया है? कौन सा लेजर बनवाना शुरू कर दिया आपने? ट्रेड डेटर्स। ओके सर, सबको पता है मैं क्यों बना रहा हूँ? क्यों बना रहा हूँ? नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग है तो फिर भी क्यों बना रहा हूँ? मुझे रिसीट चाहिए तो सेल रिसीट होती है। वो कब होती है, कब होती है, कब होती है? ब्रॉट डाउन डेटर्स लिखवाएं, मायूसी ना फैलाएं, ब्रॉट डाउन डेटा लिखवाएं, कैरी डाउन डेटर्स लिखवाएं। बात पूरी करने दें यार, एकदम हम बीडी देख के बोर्ड से बी स्लैश ढूंढ रहे हैं। आ रहा है बीडी सीडी कहां से आपने देख के लिखवाया? बुक से, सवाल से, ओके। देन सेल ढूंढे, क्या ये सारी क्रेडिट सेल है? सेल किधर लिखूं? सेल तो क्रेडिट होती है, डेटर के लेजर में डेबिट होती है। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। सेल रिटर्न ढूंढे, डिस्काउंट अलाउड ढूंढे, कॉन्ट्रा ढूंढे, है नहीं, होता नहीं। अगर नहीं है तो कैलकुलेटर ढूंढे। 478,000 मिल गई। किस लेजर में किस साइड पे डिफरेंस मिला? डेटर के लेजर में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस मिला सकता है ये, लेकिन हमेशा हमने नॉर्मल रहना है। नॉर्मल क्या है? 4 चीजें पहले पूरी कर लें, उसके अलावा बड़ा कुछ और हो सकता है। ब्रॉट डाउन मिला था, सेल मिली थी, कैरी डाउन मिला है, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस मिला है। नॉर्मल सिचुएशन में रहते हुए कैश साथ लिख दूं या डबल एंट्री बता दें? सब ओके है सर? व्हाई द सेल इज डिफरेंट फ्रॉम रिसीट? अब ये सवाल मैंने जानबूझ के आपसे पूछी जाना है और आपने बार बार कहना ये क्या एक ही सवाल हो रहा है। लेकिन यकीन माने अगर आपने ये साथ दिया मेरा तो इंशाल्लाह इसे टिप्स पे हो जाना, वरना ये साइंस बन जाए फिर वही सवाल। अब मैं रहने देता हूँ क्योंकि आपने जवाब दे दिया। क्या ये है वो फिगर्स 478 जिसकी हमें तलाश थी? तो उसको मैंने जस्ट हाईलाइट इसलिए की है क्योंकि ये हमारी एक बैलेंसिंग फिगर निकली। अब आ रहे हैं कैश फ्लो में और 4,78,000 सामने आ गए। हमें मिला, हमें मिली सेल, हमें नजर आए डेटर्स, हमने बना लिया डेटर का लेजर,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां से निकाल ली रसीद। सेकंड हेडिंग लिख पाए फॉर्मेट की, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ दे रहे। ये हेडिंग लिखते लिखते कोई लेजर ज़हन में है जो सप्लायर का लेजर जो हमें हेल्प कर सकता है? मेरा तो ख्याल है वो लेजर ही नहीं है। क्या ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं? आ जाए वर्किंग नंबर 2 बनाते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स के नाम से लिखा हो क्या लिखा? चले ट्रेड पेबल्स अकाउंट्स पेबल, आई होप पे इतराज नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स है, इंटरचेंजेबली अगर क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स और अकाउंट्स पेबल बोल दिया जाए, लिखा जाए, कोई इशू तो नहीं खड़ा कर देंगे यार? ब्रॉड डाउन लिखो। ये एसेट और लाइबिलिटी सेम रखना है, क्रेडिट बैलेंसेस होंगे और लाइबिलिटी और 39 बस यहां तक लिखें और रुक जाए। क्या क्या मिसिंग है फिलहाल, कम से कम क्या क्या मिसिंग है? परचेज पेमेंट, हमें क्या चाहिए? पेमेंट, हमें चाहिए अल्टीमेटली पेमेंट। हमें मिलना क्या चाहिए? परचेज। सवाल देखो, ढूंढने को परचेज, हमें चाहिए परचेज, नजर नहीं आ रही, हमें नजर आई है कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल ही तो परचेज होती है यार। हो सकती है अगर स्टॉक नजर ना आता तो मेरी बात पे मुस्कुराने की जरूरत नहीं है यार। कॉस्ट ऑफ सेल मिली है, स्टॉक देख के आप हंसे हैं तो ओके है, लेकिन बगैर स्टॉक देखे अगर मुस्कुराए मेरे पे तो ये बनता नहीं था वैसे यार। अगर स्टॉक ना होता फिर डन है। तो अब किसकी तलाश के लिए कौन सा लेजर बनाने लगा हूं? स्टॉक के लेजर की कोई जरूरत नहीं थी असूलन। परचेज ढूंढने के लिए स्टॉक का लेजर बनना शुरू हो गया है। ब्रॉड डाउन स्टॉक बताएं। 185,000। कैरी डाउन स्टॉक बताएं तो 30,000। और प्लीज अभी खुद से आगे कुछ ना कीजिएगा, रुक जाए। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लेकर रुक जाए, एक छोटा सा मसला और भी साथ साथ हल करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल ढूंढे, बोर्ड पे देखें बताएं कॉस्ट ऑफ सेल किधर आती है? राइट साइड पे, सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा नीचे जाए, अंदर डेप्रेंस में इंक्लूड होने पे हमें कोई इतराज हरगिज नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, कॉस्ट ऑफ सेल में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में होना हमें कोई एतराज नहीं। सबको मिल गया? कितनी फिगर है? 6,000। यकीनन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी 6,000 है, उसकी बहस इंशाल्लाह भी करते हैं। फोकस ओनली ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। व्हाट इज अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? क्या उसमें 6,000 है? क्या हम कैश फ्लो बना रहे हैं? तो क्या कैश फ्लो के एंगल से वो 6,000, कैश फ्लो के एंगल से वो 6,000 नॉन कैश ट्रांजेक्शन है? ये बड़ा ऑनलाइन आवाज ठीक है मेरी? जस्ट एक सेकंड, ये मुबीन आवाज ठीक है? ये जरा फिर मैसेज करना। जर्नलिस्ट प्लीज आवाज ठीक है? सॉरी फॉर अ क्वेश्चन। मेरी सॉरी भी सक नहीं होती। जर्नलिस्ट आवाज ठीक है प्लीज? जी सर, बात मैं क्या कर रहा था? जी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल होना
खर्चों में शामिल होना कोई इशू नहीं है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बट वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंगल से हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन पे इतराज नहीं है, हमें हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे इतराज है। क्या डेप्रिसिएशन के अलावा भी कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन भरमार थी, हमें एक्सेट्रा लिखना पड़ा, लेकिन फिलहाल उसमें से एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है। इशू असल में क्या है, जरा एक मिनट जरा मुझे पहले बात अपनी समझा लेने दीजिएगा। लेट्स अज्यूम अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल उतनी ही लिख दूं जितनी 3,10,000 है और उसमें डेप्रिसिएशन का कुछ ना करूं, मैंने फिलहाल 3,10,000 लिख दिया, कैलकुलेटर पकड़ो, एक बैलेंसिंग फिगर सॉल्व करो, प्लीज कर दें यार, प्लीज कर दें यार काइंडली। 355 जो आएगा उसको मैं क्या समझूंगा, परचेजेस, स्टॉक का लेजर है, डेबिट साइड पर परचेजेस। लेकिन अगर 3,10,000 में डेप्रिसिएशन शामिल है तो क्या आपको पता है उसका इफेक्ट परचेजेस इनके अंदर भी आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 310 की बजाय कैलकुलेटर पकड़ रहा हूं, 310 माइनस 304 करूंगा, ओ सॉरी 310 माइनस 6,000, ये क्या करवाया मैंने, क्या करवाया, कॉस्ट ऑफ सेल में से डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन साइड पे करवाइए। तो अगर 304,000 की बेस पे लेजर बैलेंस किया जाए तो ये 349 आ रहा है। तो अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में मौजूद रही तो परचेजेस के अंदर भी 5,000 डेप्रिसिएशन का फैक्ट आ जाएगा। और जुल्म ये है कि परचेज जो आएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इसे क्रेडिट परचेज समझेंगे और इसे मैं ले जाऊंगा क्रेडिटर्स में, और आप फिर कैलकुलेटर पकड़ेंगे और परचेज के अंदर डेप्रिसिएशन की भी पेमेंट इंशाल्लाह कर देंगे। 360 सॉल्व करेंगे, 350,000 355 के अंदर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट था, और हम अगर इस तरह करेंगे तो करते रहेंगे, और जो 3,60,000 आएगा इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसकी हम पेमेंट करके खुशी खुशी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू? There is no issue of including depreciation in cost of sale while preparing profit and loss statement. But when we prepare cash flow statement, so depreciation is a non-cash transaction. तो simply क्या करना है, let me conclude in a simple sentence. अगर आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जिस एक्सपेंस में से जिस एक्सपेंस में कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन आ रही होगी, यहां तक मेरा सेंटेंस रिपीट करेंगे, अगर आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जिस जिस एक्सपेंस में जो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी उसको हम माइनस करके वर्किंग करेंगे। क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन पे इतराज है? हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे इतराज हमें है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैं फर्दर बताता हूँ, बस कर चिंगम यार, खुदा का नाम ले, पौने घंटे से गुब्बारे मेरी तरफ नहीं कर। 310 में से 6,000 क्यों माइनस कर रहा हूं? एनी कंफ्यूजन? करें जी वर्किंग फंड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? जी आंसर 349,000 में अब डेप्रिसिएशन तो नहीं है यार, होनी भी नहीं चाहिए। परचेज एक अलग बहस है, डेप्रिसिएशन एक अलग बहस है, 349 पे इकट्ठे हो रहा है। फिलहाल साथ साथ रहेगा, एक स्टेप भी आगे नहीं कर सकते, मैं नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते, लेकिन कल ही साथ साथ बातें ताकि मैं खोल खोल के आपके सामने रखता रहा। व्हाट इज 349? कौन सी, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज? टोटल परचेज। कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन ध्यान बनाया जरा, सेल के आगे कैसे होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कौन सी परचेज, टोटल, कैश भी क्रेडिट भी।
तो है ये टोटल परचेज, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कैश परचेज। देयरफॉर हमने इसे समझ क्या लिया है, अगर इंफॉर्मेशन होती तो मैं क्रेडिटर्स के लेजर में टोटल परचेज लिखता या सिर्फ क्रेडिट परचेज लिखता। इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मैंने क्या अज्यूम किया? एनी कंफ्यूजन? आ जाए क्रेडिटर्स की तरफ। साइडें सही है मेरी यार, परचेज तो डेबिट होती है, पेबल के लेजर में क्रेडिट होती है। और आफ्टर दिस अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? 3,54,349 सॉल्व होना। जो आ रहा है बता दे, मैंने तो बता दी। परचेज सिर्फ 49 है और प्लस माइनस करना अब आपने, बैलेंस करना। बैलेंस का तो पता नहीं यार कैसे हो रहा है, प्लीज यार। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस इज इक्वल टू 354। वंस अगेन मेरी तरफ से एक संजीदा सवाल आ रहा है, स्टॉक का लेजर देखें, व्हाई द कॉस्ट ऑफ सेल इज डिफरेंट फ्रॉम परचेज एंड व्हाई द परचेज इज डिफरेंट फ्रॉम द पेमेंट। अगर स्टॉक का लेजर ना होता और जज्बाती नहीं, और पेबल का लेजर भी ना होता, देख सके सवाल देखना, हमें नजर आई कॉस्ट ऑफ सेल 3,10,000। फर्ज करें ना स्टॉक का लेजर होता, रुक जाए, स्टॉक का लेजर ना होता तो यही कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज फिर भी ना होती, इसमें डेप्रिसिएशन फिर भी माइनस करनी पड़नी थी। हिम्मत करें, बड़े हो जाए, क्या डेप्रिसिएशन फिर भी निकालनी पड़नी थी सर? लेकिन फिर डेप्रिसिएशन 3,04,000 माइनस करने के बाद जो फिगर आ रही 3,04,000 वही परचेज होती, और अगर पेएबल भी ना होता तो वही पेमेंट भी होती। लेकिन हमारे इस केस में स्टॉक का लेजर होने की वजह से परचेज डिफरेंट हुई और पेएबल का लेजर होने की वजह से पेमेंट की अमाउंट डिफरेंट हो गई। हमें मिली थी कॉस्ट ऑफ सेल, हमें कैश फ्लो में चाहिए थी पेमेंट टू सप्लायर। अल्हम्दुलिल्लाह दो लेजर्स ने हमारी हेल्प की, स्टॉक के लेजर ने परचेज बना दी और पेएबल के लेजर ने पेमेंट बना दी। वो कौन सा लेजर है जो कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बना देता है? वो कौन सा लेजर है जो कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बना देता है? और वो कौन सा लेजर है जो परचेज को पेमेंट बना देता है? और वो कौन सा लेजर है जो सेल को रसीद बना देता है? ये अजीब सवाल है, वो कौन सा लेजर है? कमाल हो गया। आई होप कि सीधी सी बात हो रही है। पेमेंट की अमाउंट बता दो, इतनी मायूसी से पेमेंट आ गई यार। 3,54,000। Why the bracket? Receipts are positive and payments are negative. पिछला पेज देखें, फॉर्मेट एक अपने हाथ से बनाया था आपने, कौन से दो काम हो गए हैं? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? डिस्टर्ब कर रहे हैं, हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, पता नहीं चलने दे रहे, ये अजीब आदमी है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहां तक किया क्या है, गौर से मेरे साथ सुने दोबारा। मैंने आपसे कहा था कि अगर डायरेक्ट मेथड है तो प्रॉफिट एंड लॉस की सीक्वेंस या प्रॉफिट लॉस का तरतीब ना छोड़े। हमें मिली सेल, हमें नजर आए डेटर्स, हमने निकाली रसीद, हमें नजर आई कॉस्ट ऑफ सेल, हमें नजर आया कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन है, हमने उसको निकाल दिया, हमें नजर आया स्टॉक का लेजर, हमने निकाली परचेज, फिर नजर आया ट्रेड पेबल, हमने निकाली पेमेंट, और यहां तक हम पहुंच गए। इट मींस हमने सेल से रिसीट बना ली है और कॉस्ट ऑफ सेल से फाइनली पेमेंट बना ली है। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल से पेमेंट बनाते हुए हमें दो स्टेप्स करने पड़े। पहले पहले कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बनाना पड़ा है स्टॉक के लेजर में, और बाद में उस परचेज को पेमेंट बनाना पड़ा है ट्रेड पेबल्स के लेजर में। आई होप कि आपने मेरे वर्ड्स गौर से सुने। एनी कंफ्यूजन? देन बेटा मैंने कहा था प्रॉफिट लॉस की तरतीब ना छोड़े,
तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गई, सेल से रिसीट हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल से पेमेंट हो गई। नेक्स्ट हेडिंग आप बताएं क्या लिखी हुई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे। अब मैंने जितनी आपको बात कर दी है, अगर आपने ये गौर से सुनी है तो मेरा ख्याल है कि आगे आप मुझे चलवा सकते हैं। नंबर 1, क्या इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन है? कौन सी? कितनी? अच्छा, ये वही 6000 नहीं हो सकता, इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 12000 है, जो 6000 डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो क्या ये 6000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से निकाल देना चाहिए कैश फ्लो बनाते हुए या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए? कैश फ्लो बनाते हुए। प्रॉफिट लॉस में हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर इसमें कोई होता है बैड डेट्स, हो सकते हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स, कैश ट्रांजैक्शन है नॉन कैश है, हम उसे भी बाहर निकाल देते हैं। कोई होता है इम्पेयरमेंट लॉस, कोई होता है रिवैल्यूएशन लॉस, तो हमारा इतराज सिर्फ डेप्रिसिएशन पे नहीं है। जितनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंगी उन्हें रेलिवेंट एक्सपेंसेस में से निकालते जाएंगे डायरेक्ट मेथड से वर्किंग करते हुए। कैलकुलेटर उठाएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल में दिए हुए 80,000, डेप्रिसिएशन माइनस हो गई 6000, कैलकुलेटर ने बताया 74,000। 74,000 क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विदाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। मेरा तो ख्याल है यही जो 74,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, यही कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पे आ जाने चाहिए। जाने दो यार, जाने दो यार, जाने दो यार। अच्छा, ये थर्ड हेडिंग पता किसी को मैंने जो लिखी है? पिछले पेज पे जाए, थर्ड हेडिंग क्या है? मैंने तो कहा था कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस लेना है, तो उनमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिले। अकॉर्डिंग टू सवाल मैंने एक्सपेंसेस का नाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रख दिया। ठहरने लिखने की क्या जल्दी, मैंने वही किया। सवाल मेरा ये था कि 80,000 में से डेप्रिसिएशन अगर मैंने निकाल दी है तो 74,000 अब पेमेंट है, बात खत्म हुई। ये बात खत्म हो जानी थी। अगर ऊपर जाए, ऊपर भागते जाए, भागते जाए, एक्सपेंसेस पेबल तो नजर नहीं आ रहे, इनकम टैक्स पेबल नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेबल नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या प्रीपेड नजर आ रहे हैं? अगर ये भी नजर ना आते तो फिर ये ना करे, फिर वही होता, क्या होता? फिर यही 74 एक्सपेंस पेमेंट के तौर पे मुझे आपने लिखवा देनी थी। लेकिन जरा दोबारा ऊपर देखें, अगर प्रीपेड के साथ साथ कोई एक्सपेंसेस पेबल का लेजर भी नजर आ जाता तो क्या आपने मुझे कोई कंबाइन लेजर बनवा देना था यार? कंबाइन ही बनवा देना था। उसकी क्या वजह, उसकी क्या वजह है? 74 तो मिल गया है, लेकिन इस 74 में कितना उधर किधर, प्रीपेड में कितना पेबल में? अगर ये ना मिलेगा तो आप मुझे कंबाइन लेजर बनवा देते यार। लेकिन फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह क्या नहीं मिला? एक्सपेंसेस पेबल ऑफ ऑपरेटिंग नहीं मिले, प्रीपेड मिल गया है। देयरफॉर ये जो खर्चा है ये एज इट इज पेमेंट नहीं है। वर्किंग में आप आए, आपने मुझे कौन सा लेजर बनवाना शुरू कर दिया? क्या मैं हमेशा की तरह यज्यूम करूं कि मैं क्लास में अकेला ही रह गया हूं? ब्रॉड डाउन लिखवा दें यार, फिर यार क्या हो गया? 1 लाख? ये कौन सा ब्रॉड डाउन है? जहां नजर आए वही ब्रॉड डाउन होगा प्रीपेड का। सिंपल 16,000 है यार, और कैरी डाउन 14,000 है। यही नहीं समझ आ रहा ब्रॉड डाउन कौन सा और कैरी डाउन कौन सा है। ये तो पता ना भाई, 2006 के बैलेंस ओपनिंग है, 7 के क्लोजिंग है। जी सर, एक्सपेंसेस आते हैं इस लेजर में कहीं? किस साइड पे? डेप्रिसिएशन के साथ ही आते हैं। जिस खर्चे के अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शन निकल आई, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे इतराज है? हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे इतराज होगा हमें जो कहीं शामिल है। आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूं। बहरहाल फिलहाल तो डेप्रिसिएशन रिपीट हो रही है, शायद जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट हुई। कंप्लीट करें सर।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। अच्छा ये जो लेजर्स है इस वक्त हम अपनी वर्किंग्स में बना रहे हैं, तो इसमें इन लेजर्स का टोटल करना टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। कर लिया तो ठीक है, लेकिन ये टोटल दोनों साइडों के करना ये टाइम वेस्टिंग है। हमें बैलेंसिंग फिगर्स चाहिए, तो उस पर फोकस करें। डेफिनेटली अगर एग्जामिनर लेजर्स मांगे तो टोटल होता है, होना चाहिए भी है, लेकिन इस वक्त लेजर एग्जामिनर नहीं मांगे हुए, हम वर्किंग्स करके ये फाइंड आउट कर रहे हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन 12,000 नहीं है। क्या कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर 6,000 अलहदा माइनस हो चुकी है और वही 6,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फिर माइनस हो जाएगा? जान दे यार, शायद खुदा का नाम है। इनकम टैक्स पेएबल भी तो नजर आ रहा है। सवाल आ गया सर जी, सवाल आ गया, सवाल देखें। इनकम टैक्स पेएबल नजर आ तो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स पेएबल के लेजर में कौन सा खर्चा जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या टैक्स एक्सपेंस जाएगा? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेएबल अगर होता मिस्टर हमजा, तो उसका ताल्लुक फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से होना चाहिए था। डन है प्लीज। अगर कोई इंटरेस्ट पेएबल है तो उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, टैक्स पेएबल है तो उसके अंदर टैक्स पेएबल जाएगा। अच्छा ये कंबाइंड लेजर वाली बीच में एक मैंने बहस की है, ये पता चली किसी को? पेज नंबर 61 देखा था, पेज नंबर 61 पे जहाँ फॉर्मेट बनाया था उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के आए वापस। अगर कोई कंबाइंड बनाना पड़ जाए प्रीपेड पेबल का, क्योंकि खर्चे का ब्रेकअप ना मिले, तो बना सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं जरूरत पड़ी, यहाँ क्यों नहीं जरूरत पड़ी? एक्सपेंसेस पेबल थे ही नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो एक मासूम सा लेजर हमारे सामने आ गया। जी 72,000 क्या जी? जी मिस्टर शायान हमजा ओके प्लीज, 72,000 ओके है? नेगेटिव लिखो पॉजिटिव? वाई? पेमेंट है। दोबारा प्रीपेड एक्सपेंसेस के लेजर में एक सेकंड जाएं। वाई द एक्सपेंस ऑफ 74,000 is different from the payment of 72,000? वही जवाब था इसका जब मैंने क्लास के स्टार्ट में दे दिया था। वापस आए सर। जब ये तीन चीजें हो जाती हैं तो फॉर्मेट भी याद करना है सर। क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कैसे कैलकुलेटर यूज करना होगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम, जज़ाकल्लाह बेटा हमजा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, नहीं अभी ऑपरेशंस है शायद, सॉल्व करें। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है जी, रसीद ज्यादा है शायद। जी 52,000 ठीक है जी। देन बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट नेक्स्ट क्या ढूंढना होता है? अगर आप लोगों ने ये आखिरी दो चीजें सही करवा दी तो समझें पहला कदम कैश फ्लो की तरफ हमारा सही उठ गया। अभी हवा में इस वक्त मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट मेथड से वर्किंग करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस की तरतीब नहीं छोड़नी। क्या सेल से रिसीट बन चुकी है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल से पेमेंट बन चुकी है, और क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से भी पेमेंट बन चुकी है? नेक्स्ट हेडिंग बताएं क्या लिखी हुई है? इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट बताएं। 21,000 जहन में रख के ऊपर बैलेंसेस ढूंढें। है इनकम टैक्स यार तानियाल, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स में सिमिलरिटी सुने, दोनों का स्टार्ट आई से होता है, अगला वर्ड भी एन है, लेकिन यार गेम ओवर हो गई यार। आगे टी आ गया इंटरेस्ट में, उधर इनकम में सी आ गया, और आई होप इंटरेस्ट इज नॉट अनदर नेम ऑफ टैक्स। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरी वजह से हुआ है, मैं ऐसे ही डरा रहा था कैश फ्लो बड़ी मुश्किल है, तो सिंपल से चीज थी, कोई मसला नहीं। जी सर इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट बताएं।
आपने बहुत गौर से होपफुली सवाल देख लिया हुआ है, क्या नजर नहीं आया? ओपनिंग क्लोजिंग नजर नहीं आया? इतने सारे ओपनिंग क्लोजिंग पढ़े तो हैं। इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग ना होने का मतलब क्या यही 21,000 बगैर किसी वर्किंग के पेड के सामने लिख दूं यार बगैर वर्किंग के यार? रीजन यार, इफ देर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड। है क्या? लिख क्या दिया मैंने यार? एक्सपेंस पेड कैसे हो सकता है? अगर पेबल नहीं है और खर्चा हुआ है पेबल नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? खर्चा हुआ है, पेबल नजर नहीं आ रहा, वजह क्या है? क्या पेड भी हो गया होगा? वाई द एक्सपेंस इक्वल टू पेमेंट? क्या इसलिए तो नहीं कि वर्किंग करते थक गए हम? वर्किंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? एनी कंफ्यूजन? एक काम जरा जल्दी से और करवा दें, अगर वो भी हो गया ठीक तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाना। नेक्स्ट हेडिंग टैक्स पेड। टैक्स एक्सपेंस ढूंढे कहीं, टैक्स एक्सपेंस ढूंढे, और टैक्स एक्सपेंस ही पेमेंट है क्यों नहीं है? क्या नजर आ गया है? क्या वो नजर आ गया जिसकी वजह से एक्सपेंस और पेड में फर्क आ जाएगा? उस गरीब का नाम क्या है? इनकम टैक्स पेबल का लेजर बनाए वर्किंग में जाके। ये कभी वर्किंग में लेजर बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या जो हो रहा है ये सबको पता चल रहा है? जी मिस्टर शाहिन, ओके प्लीज। तो बेटा टैक्स पेबल का ताल्लुक टैक्स एक्सपेंस से होगा ना यार, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से इसका क्या ताल्लुक है? ब्रॉड डाउन बताइएगा जी। 4,000 कैरी डाउन, 5,000 एक्सपेंस बताएं, साइड बताएं। कंफर्टेबल है क्रेडिट साइड बोलते हुए? देख लें, डबल एंट्री उलट कर रहे हैं आप, सीधी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेबल के लेजर में एक्सपेंस लिख रहे हैं। क्या कैलकुलेटर पे पेमेंट आ सकती है? कितनी यार? Why the expense is different from payment? Why the tax expense is different from tax payment? Because of opening and closing of tax payable. पूरे वर्ड अगर नहीं होंगे तो गेम खराब होने का खदशा है। ये कैश फ्लो में 30,000 लिखूं या 29,000 में लिखूं? कैश फ्लो क्यों बनाते हैं यार? रिसीट्स, पेमेंट्स लिखने के लिए यार। आफ्टर दिस फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक आ जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर आपने पार्टिसिपेट किए? इस लम्हे अगर कोई मुस्कुराहट ढूंढ ले, वो भी पिछली गली में से, तो मेरे ख्याल जुर्म के अलावा इसे नहीं कुछ कहा जा सकता। मोहल्ला भी अगर बदल लिया आपने इस मुस्कुराहट, इस लम्हे मुस्कुराहट की वजह से। चलो साथ वाले की तो गेम चले गए। और जी कैश का भाईजान कोई काम क्यों नहीं है यार? कैश का जो काम है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं है यार, वो इन्वेस्टिंग में भी नहीं है यार, वो फाइनेंसिंग में भी नहीं है यार, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग क्लोजिंग में आना है यार। बट अब जाने दो गुस्सा यार। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होने को हो सकता है लेकिन रेयर चांस है। सब कुछ हो सकता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चले। अभी काइंडली इस चक्कर में पड़ जाइएगा, वो हो गया तो क्या होगा और ये हो गया तो क्या होगा। इंशाल्लाह जो जो आप सोच भी नहीं पा रहे वो भी अभी होगा, वो अभी होने लगा। जी सर, ये क्वेश्चन कौन से पेज पे जिस वक्त किया हमने? लेकिन इस क्वेश्चन की एक सेकंड रिक्वायरमेंट भी है। इस वक्त बेहतर अब ये है कि रजिस्टर का एक नया पेज हो, चाहे पेज आधा खाली है जिसपे आप हैं, और अगर आधे से कम खाली है, और अगर आधे से थोड़ा सा ज्यादा खाली है, प्लीज काइंडली एक नया पेज।
इस वक्त जब मैंने आपके सामने डिस्कशन करनी है उसमें शायद हमें एक पेज पूरा लग जाना है, तो बेहतर है वो एक ऐसा पेज हो जो हम सीक्वेंस में इकट्ठा देख सकें किसी एक सफर पे। तो सॉरी, बाद में इंशाल्लाह मैं कोई होमवर्क देता हूँ, वो उस पेज पे करना है जो थोड़ा सा बचा हुआ। ठीक है ना, ऐसे ज्यादा थोड़ी करने सफर। जी सर जी, अब जो इस वक्त आपके सामने बहस होने लगी है ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक दफा एक फैसला हुआ था हमारा आपस में कि जब भी कोई नई चीज आप जिंदगी में सुनेंगे तो जस्ट इसलिए कि ये नई है आप उसे ये नहीं कह देंगे कि नहीं है तो गलत है। किसी को याद आ रहा है एक फैसला? बुजुर्ग मैदान में आ रहे हैं। फैसला ये हुआ था हमारा कि कोई भी नई चीज हम गौर से सुनेंगे, बात गलत है तो हरगिज कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर बात सही है, हाँ नहीं है, सही है लेकिन नहीं है, तो सही होने की वजह से उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम क्योंकि अभी उस उम्र की जिंदगी के हिस्से में नहीं है, लोग शायद हमारी उम्र से ज्यादा हमारी उम्र से ज्यादा वक्त दुनिया में गुजार चुके हैं, तो शायद कुछ एक्स्ट्रा चीजें सोच चुके हैं, वरना ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बड़ा कोई कमाल की चीज सोच ली है। आपको इसलिए भी पता नहीं क्योंकि अभी आपकी वो एज नहीं। फैसला क्या हो चुका है कि नई चीज हमेशा ठंडे दिल से सुनेंगे, गलत होगी तो हरगिज अल्लाह ना करे, मैं तो अल्लाह ना करे, मैं तो कभी नहीं कहूँगा मान लें, और आपने कभी नहीं मानना, लेकिन अगर सही होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप एतराज नहीं उठाएंगे। सिर्फ इस वजह से एतराज कि ये क्या बात हुई। एक एग्जांपल जरा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डैडी ने आइसक्रीम लेने भेजा आपको, डैडी का बेटा यार आइसक्रीम खाते हैं दोनों बैठ के, बारिश हो रही, हमारा दिल कर रहा था बारिश में भागते हुए एंजॉय करते जाए, डैडी ने कहा नाना गीला हो जाएगा, ये ले चाबी। जाना आइसक्रीम लेने, दोनों रास्ते हैं, बुजुर्गों की मानना गलत नहीं है। दिल तो कर रहा था काश, लेकिन डैडी की बात गलत है, तो इसलिए गाड़ी में इंशाल्लाह क्या फैसला हुआ, क्या फैसला हुआ, बुजुर्गों की बात ठंडे दिल से सुनेंगे, अगर डिफरेंस ओपिनियन रह गया तो अपनी बात को पीछे करते हैं। डन सर। नेक्स्ट पेज आपके सामने आ गया, हेडिंग लिखें कैश फ्लो फ्रॉम। कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल है हमेशा की तरह मेरी ये बात भी समझ नहीं आई। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कंप्लीट साइलेंस सर जी, ना करें यार, कंप्लीट साइलेंस। जगह भी थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन उधर भी भाई खतरनाक ही बैठा हुआ है, ये गेम उधर ना शुरू हो जाए, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लें। मतलब मैं ये गेम थोड़ी सी दूर जानी है, जिस चीज को लग रहा है कि मैं उसे कह रहा हूँ वो कर लेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक भाई लेकिन दीवार के बिल्कुल साथ बैठा है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, दीवार से उधर जाना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जो जो ये कोशिश कर सकते हैं, ये एक अच्छी कोशिश है, थोड़ी थोड़ी कर लें। हेडिंग लिखते रहे, मेरी बातें सुनते सुनते हेडिंग लिखते। कैश फ्लो फ्रॉम, चले सर, ये अब कोई डिस्टरबेंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये दोबारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बहस होने लगी है। किस मेथड से आपने काम कर लिया है, किस से मैं समझाने लगा हूं। ब्रैकेट में लिखें जी इनडायरेक्ट मेथड। अब मैंने बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ मैंने बोलना है, लेकिन फिगर्स 5 6 7 8 से ज्यादा नहीं, तो लिखने की बहस है। आपके सामने अब दो चीजें साइमल्टेनियस होनी चाहिए। नंबर एक, जिस पेज पे सवाल है उसका नंबर है 63, सवाल वाला सफा। नंबर दो, आपके सामने फिलहाल रजिस्टर के वो पेजेस होने चाहिए जहां आपने डायरेक्ट मेथड से मेरे साथ अभी वर्किंग की। यकीनन आपने एक नए पेज पे हेडिंग लिख ली है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और मेथड है इनडायरेक्ट, लेकिन आपने इस सफे से अब पिछले सफे पे वापसी कर ली है। आंसर आपके सामने डायरेक्ट मेथड वाला है, क्वेश्चन आपके सामने पेज नंबर 63 पे है, और मैंने आपको समझाना है कि अगर एग्जामिनर कहे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जरा इन वर्ड्स की थोड़ा सा जरा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर लें। एक था डायरेक्ट मेथड, और इसका नाम क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट मेथड। चाहे डायरेक्ट हो, मेथड चाहे इनडायरेक्ट हो,
हम बना रहे हैं कैश फ्लो, और कैश फ्लो में आना है रिसीट्स और पेमेंट्स में। एक तरीका रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखने का हो चुका है जो आपने लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि जिन जिन लेजर्स के अंदर जाना पड़ रहा है उनमें जाएं, वहां से कैश डेबिट और कैश क्रेडिट ढूंढ ढूंढ के लाएं। मसलन पहला 478,000 गौर से देखें प्लीज, आपको पता है आपके सामने क्या क्या है, और अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। 478,000 एक रिसीट की अमाउंट थी, हमें डेटर के लेजर में जाके तलाश करनी पड़ी। 354,000 एक पेमेंट की अमाउंट थी, क्रेडिटर के लेजर में जाके तलाश करनी पड़ी, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लेजर में जाना पड़ा, इंटरेस्ट के एंगल से नहीं जाना पड़ा, और इनकम टैक्स पेबल के लेजर में जाना पड़ा। हमने एग्जैक्टली वहां जाके ढूंढा जहां जहां ये फिगर्स अवेलेबल थी, और डायरेक्टली उनको ढूंढ के अपनी कैश फ्लो में लिख लिया। ठीक है बेटा, यही जो फिगर्स आई हुई आपके सामने, इनको कैलकुलेट करने का एक इनडायरेक्ट वे भी है। अब वो क्या है आपके सामने मुसलसल काइंडली, प्लीज वही दो चीजें होनी चाहिए जो मैंने कही। इस नए पेज की कोई जरूरत अभी नहीं। कैश फ्लो अगर आपने इनडायरेक्ट मेथड से बनानी है तो बुजुर्गों ने कहा कि स्टार्ट करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। बुजुर्गों ने हरगिज ने नहीं कहा, बुजुर्गों ने कहा शुरू कर लें। अच्छा, बुजुर्ग कौन है? ये मतलब बुजुर्ग, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने वाले वो बुजुर्ग हजरात हैं जिन्होंने IAS 7 बनाया। तो उन्होंने ये नहीं कहा अंधाधुंध से लिखना है, मैंने बहरहाल अंधाधुंध से लिख दिया। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ what is the starting point of cash flow from operating activities if we are preparing them by using indirect method? Profit before tax। क्या अगर किसी सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना हो तो आप ढूंढ सकते हैं, कैलकुलेटर में भी ढूंढा है। अगर कभी सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने हो और आपको इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाए, सर जी, और आप रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर खोल लें, ओपनिंग क्लोजिंग लिखे, डिविडेंड्स ढूंढ लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाए और टैक्स एक्सपेंस कहीं से नजर आ जाए, बिफोर टैक्स इंशाल्लाह हमने ढूंढ लिया। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे होंगे तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होगा। गिवन होगा उठा लेंगे, नहीं गिवन होगा तो इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ cash flow from operating activities by using indirect method? Profit before tax। लेकिन अब रीजन सुने, बना हम रहे हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो मैंने कहा था होती है रसीट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देने का नाम, और मैंने उठा लिया है प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये तो कैलकुलेट हुआ होता है अक्रूवल बेसिस पे। बना क्या रहा हूं? कैश फ्लो, जिसमें आती है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। उठा मैंने क्या लिया है? प्रॉफिट। कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस से, जो किन बेसिस पे कैलकुलेट हुआ होता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस की बेस पे कैलकुलेट हुआ होता है। तो देयरफॉर इस प्रॉफिट को जिसके अंदर इनकम्स और एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इस प्रॉफिट को कोई अकाउंटेंट बन के गौर से जरा देखे बोर्ड पे, क्या आपको इस प्रॉफिट के अंदर सेल नजर आ रही है? कहां नजर आ रही है? प्रॉफिट पी से है, वो सेल एस से होती है। पेज नंबर 63 गौर से देखें, क्या आपको इस 89,000 के अंदर 5 लाख की सेल नजर आ रही है? क्या आपको इसके अंदर 3,10,000 की कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है?
क्या आपको इसके अंदर 80,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, और क्या आपको इसके अंदर 21,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नजर आ रहा है, और लगता है आपको टैक्स भी? अब इतने भी जालिम नहीं बनना, इतने भी जालिम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है। ये कौन सा प्रॉफिट है? क्या इसमें सेल नजर आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये नई साइंस आ गई बीच में। प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स पॉजिटिव होती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल इसके अंदर है, ब्रैकेट लगी होगी, माइनस हुई होगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस 21,000, माइनस हुआ होगा। इन अदर वर्ड्स, प्रॉफिट लिख लेने का मतलब, क्या मैंने 5 लाख सेल लिख ली है? क्या मैंने 3,10,000 कॉस्ट ऑफ सेल लिख ली है? क्या मैंने 80,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लिए हैं? और क्या मैंने 21,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिख लिया है? क्या अगर ये मैं ना भी लिखूं जो मैंने लिखा था बोर्ड पे, देखें आपको अभी भी 89,000 नजर आ रहा है जो भी थोड़े पहले नजर आ रहा था? तो वो मैंने जस्ट इसी लिखा कि जरा याद ध्यान ही रहे, अभी हम फर्स्ट टाइम की बहस कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली 89,000 में, अच्छा ये सबको पता है इसके अंदर 30,000 टैक्स नहीं लेस हुआ हुआ। वो कब लेस हुआ होता? अगर स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता तो वो भी लेस हुआ। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन बात में ये कर रहा था कि इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो इनकम्स और एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और हम बना रहे हैं कैश फ्लो, और कैश फ्लो में क्या होना चाहिए? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। फिर मतलब मेरी इस बात का ये बना कि अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि इस प्रॉफिट के अंदर जो इनकम्स हैं उन्हें रिसीट बनाया जा सके, और जो इस प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसेस हैं उन्हें पेमेंट बनाया जा सके। अपने रजिस्टर देखें, आपको रजिस्टर में डायरेक्ट मेथड का आंसर नजर आ रहा है। अगर रिसीट्स ढूंढने, पेमेंट्स ढूंढने और उन्हीं को एज इट इज प्रेजेंट कर दें तो ये तो है डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट्स करके इनकम्स को रिसीट और एक्सपेंसेस को पेमेंट्स बनाया जाए तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। एक्रूअल बेसिस के इस प्रॉफिट को अब मैं आपके सामने कन्वर्ट करने लगा हूं रिसीट बेसिस पे, कैश इन और कैश आउट में। सबको पता है ये प्रॉफिट कहां से उठाया गया है, कहां से उठाया गया है, और ये प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या आना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। मसलन अगर एक एडजस्टमेंट आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह अगली आपने करवानी है। कैसे? रिलैक्स। क्या इस 89,000 के अंदर सबको पता है 5 लाख सेल आ रही है? अगर आपने 1 मिनट के लिए भी इधर उधर कंसंट्रेशन लैप्स किया, 1 मिनट बहुत ज्यादा है, आधा बहुत ज्यादा है, जस्ट एक लम्हा इधर उधर हुए तो सवाई इसके कोई बहस नहीं रह जानी ये क्या हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है। हालांकि यकीन माने ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजे का काम होने लगा। क्या इस प्रॉफिट के अंदर 5 लाख सेल आ रही है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? अपना जरा डायरेक्ट मेथड का आंसर देखें। क्या आपको पता है रसीद की अमाउंट कितनी है? 4,78,000। क्या मेरे इस प्रॉफिट में 5 लाख सेल आ रही है? लेकिन क्या कैश फ्लो में 5 लाख की सेल आनी चाहिए या 4,78,000 की रसीद आनी चाहिए? मेथड चाहे डायरेक्ट हो, मेथड चाहे इनडायरेक्ट हो, 4,78,000 की रसीद होनी चाहिए। एक मैं और जरा छोटा सा खतरा जरा साइड पे करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं जो डिस्कशन करूंगा वो डिस्कशन करते हुए आपको महसूस ऐसे होगा कि जैसे इनडायरेक्ट मेथड का अगर आंसर फाइनल करना है तो डायरेक्ट मेथड का आंसर जरूरी है। ये प्लीज खौफ ज़हन से निकाल दें, समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, वरना इंशाल्लाह हमने बड़े होना है और हमें किसी डायरेक्ट मेथड के आंसर की जरूरत नहीं पड़नी है इनडायरेक्ट मेथड की वर्किंग करते हुए। कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए मैं आपको बार बार कहूंगा डायरेक्ट मेथड का आंसर देखें और आपसे एडजस्टमेंट्स करवा के इनडायरेक्ट बना रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से वर्किंग
बगैर डायरेक्ट मेथड के आराम से हो जाती है। तो कोई इस तरह हम क्या करेंगे, हम पेपर में ये प्लीज है क्यों हो रहा है ये आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। प्लीज ओके है सर, इधर उधर नहीं, डाइवर्टेड नहीं। हाँ, इसके अंदर अंदर जो मैं बहस कर रहा हूँ उसमें अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो वो जरूर आप साथ साथ डिस्कस कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट। कैसे 89,000 में 5 लाख की सेल है, डायरेक्ट मेथड का आंसर क्या रसीद 478 है? कैलकुलेटर उठाएं, इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस बताएं। 5 लाख माइनस 478,000, आंसर आया आपका 22,000। प्रॉफिट के अंदर 5 लाख सेल पॉजिटिव आ रही है, कैश फ्लो में रसीद आनी चाहिए या सेल आनी चाहिए? तो अगर मैं आपसे कहूं यार 22,000 रुपया माइनस कर दो, प्रॉफिट में 5 लाख सेल आ रही है पॉजिटिव, 22,000 लिख के अगर ब्रैकेट लगा दूं तो नेट इफेक्ट 4,78,000 पॉजिटिव रह जाएगा। सीधा 478,000 कैश फ्लो में लिखने का नाम डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्टली रिसीट और पेमेंट बना लेने का नाम इनडायरेक्ट मेथड है। क्या मेरी इस एडजस्टमेंट से 4,78,000 रिसीट बन जाएगी? कहाँ है 478? एम ही बन जाएगी। कहाँ नजर आ रहा है 5 लाख? हमें तो नजर नहीं आ रहा कहाँ है। ये सारी डिस्कशन करते हुए ये अज्यूम्ड है कि हम ना तो डॉक्टर हैं ना ही कुछ और हैं, सिर्फ अकाउंटेंट है। क्या अगर आपको बोर्ड पे 5 लाख नजर नहीं भी आ रहा तो क्या आपको फिर भी नजर आ रहा है? क्या माल है कैसे नजर आ रहा है? ये आज जितनी अब रिमेनिंग टाइम में डिस्कशन होनी है, ये ना हमने किसी डॉक्टर को समझानी है ना किसी और को समझानी, ये सिर्फ अकाउंटेंट्स ने आज आपस में बहस फाइनल करनी है। क्या आपको इस 89,000 में 5 लाख की पॉजिटिव सेल नजर आ रही है? क्या 22,000 अगर माइनस हो जाए तो 478,000 पॉजिटिव रिसीट बन जाएगी? तो क्या इनडायरेक्टली मेरी इस एडजस्टमेंट से सेल रिसीट में कन्वर्ट हो गई है? तो मेरी इस एडजस्टमेंट से क्या हुआ है, ये मैंने ये एडजस्टमेंट क्यों की है? टू कन्वर्ट सेल विद इन प्रॉफिट इनटू रिसीट इन कैश फ्लो। बोला मैंने जरा ज्यादा है लेकिन मैंने लिखा कम है। टू कन्वर्ट सेल इनटू रिसीट, कितनी सेल इनटू कितनी रिसीट? 5 लाख सेल। क्या ये हमेशा 22,000 होगा? क्या ये हमेशा ब्रैकेट होगी? फर्ज करें ना ना ना, नो में से कुछ नहीं होगा। फर्ज करें कैश फ्लो देखें अपनी डायरेक्ट मेथड वाली, जहां 478 है, यहाँ फॉर एग्जांपल 5,30,000 आ रहा होता, तो क्या प्रॉफिट में 5 लाख आ रहा है? क्या 30,000 आप मुझे जमा करवाते? कोई इशू नहीं। और उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली 530 हो जाता है। वंस अगेन लेकिन एक खौफ छोटा सा मैंने खत्म करना है, क्या डायरेक्ट मेथड का आंसर अगर सामने होगा तो ये होगा। टेंशन फ्री रहें, मेरे एक छोटे सवाल का आंसर दें, वो कौन सा लेजर होता है जो सेल को रिसीट में कन्वर्ट करता है? डेटर 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 का जरा लेजर ढूंढ रहा कहीं क्वेश्चन में आंसर में रहने, क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन में कहीं डेटर का ओपनिंग नजर आ रहा है आपको? क्लोजिंग नजर आ रहा है? कैलकुलेटर पकड़ के सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेना, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट मेथड का आंसर अगर नहीं होगा तो डेटर के ओपनिंग क्लोजिंग से ये डिफरेंस मिल जाना। तो इस तरह का कोई खौफ नहीं, हम कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, अगर ये ना हो तो क्या होगा, प्लीज ये कुछ नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें मैंने 22,000 को नेगेटिव किया क्यों? टू कन्वर्ट सेल इनटू रिसीट, मैंने रिसीट बनाई क्यों है? क्योंकि मैं कैश फ्लो बना रहा हूं यार।
और जो काम अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, अभी 22,000 निकाला किसने ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस हमें ओपनिंग क्लोजिंग से मिल जाया करेगा डेटर के, इसलिए मैंने साथ जस्ट एक रेफरेंस लिखा है कि डेटर के ओपनिंग क्लोजिंग से ये 22,000 ढूंढ लिया करेंगे। क्या मेरा डेटर पीछे लिख देने का मतलब ये कि डेटर्स को 22,000 रुपया पकड़ा दिए? हरगिज नहीं। इस 22,000 ने किया क्या है, सेल को रसीद बनाया है। ये 22,000 ढूंढ कहां से लिया करेंगे, डेटर के ओपनिंग क्लोजिंग से, तो उस एंगल से मैंने साथ डेटर का वर्ड लिखा और कुछ समझ नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने क्यों किए, कैसे पता चला करेगा अगर इनडायरेक्ट मेथड नहीं हुआ करेगा? फिलहाल 22,000 नेगेटिव सबको पता क्यों हुआ, और अगर डायरेक्ट मेथड ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? प्लीज एक खौफ थोड़ा थोड़ा मैं खत्म कर रहा हूँ, बाकी 1 मिनट में खत्म हो जाना, लेकिन रहने, अगर 22 मिल गया है तो क्या ये नहीं इंशाल्लाह मिल जाएगा कि पॉजिटिव होना या नेगेटिव? टेंशन फ्री रहें, वो भी होगा। 22,000 नेगेटिव किया मैंने क्यों? क्योंकि होना चाहिए। 5 लाख सेल आ रही है, 4,78,000 रिसीट है, 22,000 कम करना है, बाकी इंशाल्लाह होता रहेगा। तो अब मैंने काफी कुछ को खत्म करने की कोशिश की है, अब और अभी रहने दें क्योंकि जरा बात पहले ये वाली पूरी हो जाए। इंशाल्लाह ये कोई इशू नहीं है कि डायरेक्ट मेथड नहीं होगा तो इनडायरेक्ट में कैसे नेगेटिव पॉजिटिव पता चलेगा, इंशाल्लाह सब पता चलेगा, रिलैक्स जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? जी ऑलराइट। ये इनडायरेक्ट मेथड में कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें कंफ्यूजन क्रिएटेड रहती हैं, इसलिए लॉजिकली क्लियर कर लें, बाकी ये सिर्फ एक प्रोसीजर है। तो मैं प्लीज पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लॉजिकली आप मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लें। मेरी इस डेटा के एडजस्टमेंट का ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट द सेल इनटू रसीद इनडायरेक्टली। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी इस 22,000 के एडजस्टमेंट के बाद सेल रसीद में कन्वर्ट हो गई है? तो पहला मसला सेल का रसीद बना के हमने हल कर लिया है। दोबारा डायरेक्ट मेथड का आंसर देखें, ये एडजस्टमेंट अगर करवाएं फिर मजा। सेकंड अब फिगर आपके पास है, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। इस 3,54,000 तक पहुंचे कैसे थे? वर्किंग्स नहीं, नो नो, 3 स्टेप्स हुए थे। सबसे पहले 3,10,000 मिला था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुई थी, फिर उसके बाद स्टॉक की एडजस्टमेंट होके परचेज बनी थी, और फिर तीसरे स्टेप में जाके परचेज पेमेंट बनी थी। तो वही 3 स्टेप यहां भी करने पड़ने हैं अगर हमने पेमेंट तक पहुंचना है। क्या कैश फ्लो में आनी रसीट्स और पेमेंट्स ही हैं? हमारा एतराज हर इनकम से है, हर एक्सपेंस। हमें नहीं चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल, हमें नहीं चाहिए परचेज, हमें नहीं चाहिए डेप्रिसिएशन, हमें चाहिए पेमेंट। मेथड डायरेक्ट हो, मेथड इनडायरेक्ट हो, रसीट्स और पेमेंट्स की बहस। अब जरा बोर्ड पे देखें और फुल कंसंट्रेट करें। क्या प्रॉफिट के अंदर 3,10,000 की कॉस्ट ऑफ सेल नेगेटिव आ रही है? और जाने दें यार, जाने दें यार, सही कह रहे हैं यार, इसलिए आ रही क्योंकि नजर आ रही है। 3 लाख अब तो नहीं नजर आ रहा, शुक्र अब नहीं नजर आ रही। और जाने दें यार, 389,000 में 310 नजर आ रहा है सर, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा वो नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है? 310 भी आ रहा है और खर्चा नेगेटिव आ रहा है। सबसे पहला मसला, क्या उस 310 में डेप्रिसिएशन है? क्या इस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ रहा है? अच्छा, यकीनन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी डेप्रिसिएशन, इंशाल्लाह अभी अलग बहस करते हैं, सिर्फ फोकस ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन है? और देयरफॉर क्या उस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इस प्रॉफिट में आ रहा है? क्या कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन आनी चाहिए? क्या फिलहाल प्रॉफिट में इफेक्ट आ रहा है? क्या डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसल होना चाहिए? कैंसल होना चाहिए। कितनी डेप्रिसिएशन? पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो?
क्या डेप्रिसिएशन पहले एक्सपेंसेस में इंक्लूड होके प्रॉफिट कम हो गया हुआ है? ऐड करूं लेस करूं? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है लेस होता है, क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? मैं डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं या डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल कर रहा हूं? मुझे डेप्रिसिएशन से क्या एतराज है? क्या मैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहा हूं? हम क्या बना रहे हैं? क्या प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन आ रही है, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन एड बैक करनी होती है। अपना आंसर देखें डायरेक्ट मेथड वाला, यहाँ तो कहीं एड बैक हुई नजर नहीं आ रही। डायरेक्ट मेथड अगर होगा तो एड लेस करके नहीं, वर्किंग में जाके फाइनल फिगर उठा के लिखेंगे। क्या यही 6000 एडजस्ट हुआ था? कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाला था, वहां माइनस किया था, यहाँ ऐड करवा दिए। खर्चों में से खर्चा माइनस किया था और प्रॉफिट में खर्चा कैंसिल करने के लिए ऐड बैक कर दिया है। इतना ऊंचा बोला है मैंने, समझ कुछ आया नहीं। क्या प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन आ रही है? आ रही थी। बोर्ड पे देख के बताएं, मेरी इस 6000 की एडजस्टमेंट से क्या डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा? सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल में, और डेफिनेटली अभी वो आपने करवाना है, लेकिन ये अगर आपने करवा दिया तो वो आपने करवा दिया। सिर्फ जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन आ रही होगी कैंसिल आउट करना है, लेकिन फोकस ऑन दिस डेप्रिसिएशन होगी। अब मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूं, ये बेटा दूसरी भी आ रही है, लेकिन हम अलग-अलग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि सारी एडजस्टमेंट सामने आ जाए। मैं पहले सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल को पेमेंट बनाऊंगा और इंशाल्लाह फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट आप मुझे आज बनवा के ही जाएंगे इंशाल्लाह। इंसान के हृदय टूट सकते हैं। ये प्लीज ओके जी प्लीज। अब मैंने एक सवाल आपको करना है जिसमें आपने गौर से सोच के जवाब देना। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, अगर ये 6000 आपको नजर ना आए जो थोड़ी देर पहले नजर आ रहा था, तब बताएं कैश फ्लो में इस 6000 डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है? क्या अगर मैं 6000 लिख दूं तो अब आपको डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन आती है तो आप क्या जवाब देंगे? और अगर वो कहे कि नजर तो आ रही है, तो मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या आपको इस वक्त डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? क्या आपको इस वक्त इस कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? जैसे इसको नजर आ रही है सर वो डॉक्टर है, ये तो सबको नजर आ रही है, हम तो अकाउंटेंट बनने के निकले थे यार घर से। क्या आपको डेप्रिसिएशन इस वक्त नजर आ रही है? क्या आपको इस कैश फ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? और यार मिटा दी हुई है मैंने, नजर आ रही है। मजाक अपनी जगह, सीरियस सवाल है। अगर डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही तो ये मसला है, यार नजर नहीं आ रही। और क्या डेप्रिसिएशन अब गायब हो गई है? क्या मौलाना डेप्रिसिएशन गायब हो गई है? यस सर गायब हो गई है, डेप्रिसिएशन अब गायब है। क्या डेप्रिसिएशन अब नजर आ रही है, खत्म हो गई है? नहीं आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको डेप्रिसिएशन नजर आ रही है इस कैश फ्लो में? नहीं बात सीरियस है, प्लीज मजाक की तरफ ना कर लिख रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? अगर हम ये एडजस्टमेंट ना करें तो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन आ रही थी, होगी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एडजस्टमेंट? कैंसल द नॉन कैश ट्रांजैक्शन। डायरेक्ट मेथड में नजर क्यों नहीं आ रही? हाँ वर्किंग्स में करके आए थे,
या इनडायरेक्ट मेथड में प्लस माइनस करके कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन आती है तो आप उसे क्या आंसर करेंगे? नहीं आती। और अगर वो कहे नजर आ रही है तो उसे समझा लेंगे, इंशाल्लाह उसे निबड़ लेंगे, पहले अपने आप को तो समझ आ गई। डेप्रिसिएशन से आगे बढ़ो। एनी कंफ्यूजन जी बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब ऑनलाइन स्टूडेंट से जवाब नहीं देना। कैलकुलेटर हाथ में उठाए और वंस अगेन फुल इन्वॉल्व। प्रॉफिट के अंदर 310 नेगेटिव था, ठहर 310 नेगेटिव था या पॉजिटिव था? और मेरी 6000 की एडजस्टमेंट पॉजिटिव है। क्या इस एडजस्टमेंट के बाद 304,000 नेगेटिव बच जाएगा? और यार 3,16,000 हो जाएगा, क्या हो गया है? 3,10,000 नेगेटिव था, 6,000 पॉजिटिव है, नेट इफेक्ट 3,04,000 नेगेटिव हो गया है। ये वही कॉस्ट ऑफ सेल टाइप चीज बन गई है जो डायरेक्ट मेथड में देखें, रजिस्टर में देखें, स्टॉक के लेजर में ढूंढें, वहां डेबिट क्रेडिट साइड पे है, यहां जरा पॉजिटिव नेगेटिव के एंगल से चल रही है। तो व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो वहां हुई थी, जो मैंने यहां कर दी है? डेप्रिसिएशन को हमने वहां भी निकाला था, यहां भी निकाला है, वो था डायरेक्ट मेथड, और ये है लेकिन 304,000 अभी क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल विदाउट डेप्रिसिएशन। हमें कैश फ्लो में कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, परचेज चाहिए या पेमेंट चाहिए? तो हमने इंशाल्लाह पेमेंट पे पहुंच के छोड़ना, लेकिन डायरेक्टली पहुंचा या इनडायरेक्टली पहुंचना? इनडायरेक्टली पहुंचने लगे हम सब। सबसे पहले अब कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बनाया था स्टॉक के लेजर में, स्टॉक के लेजर में पहुंचे, स्टॉक के लेजर में पहुंचे सर, डायरेक्ट मेथड सामने है सर जी, प्लीज स्टॉक के लेजर में पहुंचे, परचेज की अमाउंट बताएं। $304,000 कैलकुलेटर पे लिखें और डिफरेंस लें 349,000 की परचेज से। 45,000 का डिफरेंस है। क्या परचेज 45,000 से ज्यादा है या कम है? हिम्मत जवानों, हिम्मत। अगर मैंने 304 नेगेटिव को इनडायरेक्टली 349,000 बनाना है, परचेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा, परचेज में भी फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करना है, एक फाइनल एडजस्टमेंट फिर अभी रहती है पेमेंट वाली, लेकिन परचेज में कन्वर्ट करके पेमेंट अभी बनाने लगे। अगर मैंने 304,000 नेगेटिव को जो हो चुका है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको 349,000 करना है, तो क्या 45,000 से बढ़ाऊं या कम करूं? वो आप गलत तरफ गए हैं, बढ़ाऊं या गलत करूं? 3,04,000 ज्यादा है या 3,49,000 ज्यादा है? तो 3,04,000 से अगर मैंने 3,49,000 परचेज तक पहुंचना है तो 45,000 से बढ़ाऊं या कम करूं? बढ़ाना है, रिलैक्स है, बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाने के लिए मुझे पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है? ये क्या मजाक हो रहा है? ये क्या मजाक? बढ़ाने के लिए नेगेटिव। अगर आपने कंसंट्रेट न किया तो मजाक लगना है, और वरना बहस खत्म हो जाएगी। 304 नेगेटिव किस स्टेप के बाद बन गया था? नेगेटिव, लेकिन -6,000 नेट ऑफ करके 304 नेगेटिव हो गया। पहले इसे परचेज बनाना है और फिर परचेज से पेमेंट बनानी है। तो परचेज की अमाउंट है 349, कॉस्ट ऑफ सेल है 304, 304 से बढ़ा के 349 करना है। अगर मैंने पॉजिटिव फिगर लिखी तो ये नेट ऑफ हो जानी है। नेगेटिव फिगर को अगर मैंने बढ़ाना है तो मुझे नेगेटिव लिखना पड़ना है, ताकि क्या हो जाए, कोई सेंटेंस अंग्रेजी में हो जाए जिससे ऊपर था, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट कॉस्ट ऑफ सेल इनटू परचेज। ये 45,000 रुपया हमें कहां से मिला है?
ना ना वो बाद में मिला, मैंने बताना था यार, कमाल हो गया, आपको नहीं बेटा अभी पता चला, प्लीज ऐसे ना करें, आपने वैसे ही करना है काइंडली जैसे मैंने किया, मैंने वो बाद में खुद बताना है ताकि वो टेंशन रिलीज हो। मैंने आपको 340 ये 45,000 कैसे बनवाया को बताएं जरा। कॉस्ट ऑफ सेल और परचेजेस का फर्क लिया था आपने, लेकिन वंस अगेन जो खौफ पैदा हो सकता है वो ये है कि अगर डायरेक्ट मेथड ना हुआ तो आपको पता है कोई ऐसा लेजर है जो कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बना दे। स्टॉक का लेजर को ओपनिंग क्लोजिंग सवाल में देखें, सवाल 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 सवाल, घूम गए घूम गए घूम गए, व्हाट इज ओपनिंग, व्हाट इज क्लोजिंग, तो टेंशन फ्री रहिएगा। ये इंशाल्लाह हमने स्टॉक के ओपनिंग क्लोजिंग से डिफरेंस ढूंढ लिया करना है। और स्टॉक का नाम मैंने साथ क्यों लिखा है, क्योंकि इस लेजर के ओपनिंग क्लोजिंग से वो डिफरेंस हमें मिल जाया करेगा जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बना दिया करेगा। यहां तक डन है सर? क्या मेरी कॉस्ट ऑफ सेल जो प्रॉफिट के अंदर थी, इस इन दो स्टेप्स के बाद डेप्रिसिएशन वाले और 45,000 स्टॉक नेगेटिव वाले, क्या परचेज ऑफ 349,000 नेगेटिव तक पहुंच गई है? मेरी कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हुई और स्टॉक वाली एडजस्टमेंट हुई। इन दो एडजस्टमेंट्स के बाद क्या अब हम इनडायरेक्टली 3,49,000 नेगेटिव तक पहुंच गए हैं? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग पहुंच गए? ये ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज, सॉरी फॉर कास्टिंग अ क्वेश्चन। क्या कैश फ्लो में परचेज चाहिए या पेमेंट टू सप्लायर चाहिए? कोई लेजर ज़हन में आता है सर जो परचेज को पेमेंट बना दे? पहले वर्किंग्स में देखें, पहले वर्किंग्स में देखें डायरेक्ट मेथड। 349 लिखा था, 354 सॉल्व हो गया था, फिगर सिंपल है, बताएंगे कितना और डिफरेंस है? 349 से 354 तक अगर जाना है तो कितने से डिफरेंस और लेना है मैंने? क्या 5,000 से परचेज को बढ़ा के पेमेंट बनाना है, बढ़ा के बनाना है? क्या 5,000 से और एडजस्टमेंट होनी है, पॉजिटिव होनी है या नेगेटिव होनी है? और यार बढ़ाना है तो नेगेटिव कैसे हो जाएगी? 349 नेगेटिव है, 5,000 और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्ट मेथड का आंसर देखें, 354 नेगेटिव भी हो जाएगा, वो खुद ब खुद ब्रैकेट लगेगी। ये 5,000 ब्रैकेट के साथ आएगा, ये विदाउट ब्रैकेट। रीजन रीजन रीजन, नेगेटिव 349 को नेगेटिव 354 तक पहुंचाने के लिए मुझे एक और 5,000 से एडजस्टमेंट करनी पड़ी। कोई बता सकता है मेरी ये 5,000 की एडजस्टमेंट क्या करेगी? ये किसको किस में कन्वर्ट करेगी? रिपीट करने की आवाज सही नहीं आई मुझे। तो कन्वर्ट परचेज इनटू पेमेंट। तो क्या फाइनली, चले फाइनली से पहले एक मिनट जरा, वो कौन सा लेजर है जो परचेज को पेमेंट बनाता है? सवाल में क्रेडिटर का ओपनिंग ढूंढना है, सवाल में क्लोजिंग क्रेडिटर ढूंढना है। क्या ये 5,000 का फर्क अगर डायरेक्ट मेथड ना भी हो, क्रेडिटर की फिगर्स बता देंगी, क्रेडिटर्स की बताएंगे, अकाउंट्स पेबल की बताएंगी। एक ही बात हो रही है, ये क्या बच्चों वाली बात बीच में हो गई है? क्या मेरी इन तीन एडजस्टमेंट्स के बाद प्रॉफिट में कौन सी तीन, डेप्रिसिएशन वाली, स्टॉक वाली और क्रेडिटर वाली एडजस्टमेंट के बाद कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जो 3,10,000 की फिगर थी वो फाइनली पेमेंट ऑफ 354 में कन्वर्ट हो जाएगी? दोबारा जल्दी से चेक करते हैं, वो गलत हो गया था। 3,10,000 कैलकुलेटर पे लिखें, लेकिन नेगेटिव बताएं क्यों लिखें? और सबसे नेगेटिव है ना प्रॉफिट में, तो माइनस साइन लगा के, माइनस साइन लगा के 310 लिखें। और एक सेकंड बोर्ड पे देखें, सबसे पहले बताएं कौन सी एडजस्टमेंट हुई? 6,000 की डेप्रिसिएशन प्लस हुई। अगली बताएं इसके अंदर कौन सी हुई? डेटर वाली नहीं हुई इसमें, स्टॉक वाली 45,000 नेगेटिव है, नेगेटिव 45।
और फाइनली नेगेटिव 5000। क्या फाइनली वो हो गया जो होना चाहिए था? आपके सामने डायरेक्ट मेथड से हुआ है। मैं किस मेथड से अल्हम्दुलिल्लाह कर ही जा रहा हूं? क्या गलत हो रहा है या नया हो रहा है? नया जरूर हो रहा है। आई होप कि गलत वाली बहस नहीं है। क्या वैसे हो सकता है? कैसे कैसे? क्या वैसे हो सकता है सर? और क्या ऐसे भी हो सकता है? क्या गलत तो नहीं है सर? हाँ नया जरूर है। क्या इग्नोर कर दें यार? मजा आ रहा है यार। आखिर अकाउंटिंग में क्या चीज एंजॉय करेंगे हम? मुझे लगा नेक्स्ट फिगर एंजॉय करना चाह रहे हैं। मेरी एडजस्टमेंट से क्या सेल इनडायरेक्टली रसीद बन चुकी है? क्या कॉस्ट ऑफ सेल इनडायरेक्टली पेमेंट बन चुकी है? ये बड़ा ऑनलाइन बट आप साथ नहीं देते यार। शायद मैं उस वक्त पूछता हूँ, रिपीट कर दें, फिर अचानक 15 मिनट बाद सवाल आया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ एनी क्वेश्चन, आप कहते हैं देखी जाएगी। जी मुझे साहब एक कह रहे रिपीट कर दें, कोई मुझे बताएगा ये 45,000 नंबर एक कहाँ से आया? खैर दे, दो सवाल है। और नंबर दो, ये नेगेटिव कैसे पता चला? अच्छा दोनों चीजें अब आपको पता है। नंबर एक बताएं कहां से आया? मेरे इस वक्त आपको बताना चाहिए डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल एंड परचेज विद इन स्टॉक लेजर। और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल कम है, परचेज ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ सेल क्योंकि नेगेटिव फिगर है और परचेज ज्यादा है, देयरफॉर नेगेटिव नेगेटिव ही ऐड हो सकेगा। ये आपने बताया नहीं, मैंने बताया। 5,000 सर आप बता दें। कहां से आया है? परचेज और पेमेंट के फर्क से आया है। और नेगेटिव क्यों हुआ है? 349 को बढ़ा के, नेगेटिव 349 को बढ़ा के नेगेटिव 354 करना था। 5,000 का डिफरेंस था और नेगेटिव को बढ़ाना था। नेगेटिव नेगेटिव ही ऐड होता है। पीआरसी में पढ़ा था, पीआरसी ग्रंथ था। जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ना ना ना, इस वक्त हंसने वाली बहस नहीं है। अगर ये आखिरी एडजस्टमेंट जो इस वक्त मैं शुरू करने लगा हूं, आपने घड़ी ना देखी तो आप इंजॉय करके जा सकते हैं और मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि हम कहां खड़े हैं। सर ये तो सारा डायरेक्ट से ही सॉल्व हो ही जा रहा है, अब ये एतराज उठा दिए। तो शायद कोई मसला नहीं यार, हर सवाल पहले डायरेक्ट से सामने करके रख लिया करेंगे और बाद में डायरेक्ट से कर लिया करेंगे। अभी यार ये तो ना जवाब उठा, सवाल उठा। ये लगता है मेरे सिग्नल ठीक ठाक ही वीक है। वो बात जो मैंने आधे पौने घंटे पहले की थी अब पहुंची है। शायान अगर ये इतराज है तो 1 मिनट रहने दे यार, ये इतराज रह नहीं देगा। जी सर जी प्लीज प्लीज प्लीज। वंस अगेन अकाउंटेंट्स आर लुकिंग एट द बोर्ड। 49,000 में से सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का मसला हल, सॉरी 89,000 में से, प्रॉफिट ऑफ 89,000 में से, तो प्रॉफिट ऑफ 80,000 में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को हम रसीट और पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बना चुके हैं। सब साथ है यहाँ तक? जरा बोर्ड पे दोबारा देखें। और ये सारी एडजस्टमेंट आपकी है। क्या इस प्रॉफिट में 80,000 रुपए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं? 63 पे ही देखें। क्या इसमें कोई एतराजात नजर आते हैं आपको? प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से या कैश फ्लो के एंगल से? कैश फ्लो के एंगल से। अब आंसर देखें रजिस्टर में। एतराज नंबर 1 उठा दें। पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? क्या कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन आती है? क्या कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन आती है? क्या ये 6,000 लिखने के बाद अब आपको डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? अब डेप्रिसिएशन हमें नजर नहीं आ रही। मैंने ऊंचा बोला इसलिए नजर नहीं आ रही, वरना हाथ हो रही है। क्या इस क्लास में कोई नौजवान ऐसा तो नहीं जिसे अब कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन नजर आ रही हो? क्या सारी डेप्रिसिएशन अब कैंसिल हो चुकी है? व्हाट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एड बैक? इफेक्ट कैंसिल हो जाए। जल्दी से फाइनल कर दें, बोर्ड पे देखें।
क्या अब नजर आ रही है? कौन सी अभी भी नहीं नजर आ रही जो पहली 6000 है? वो नहीं नजर आ रही, ऑपरेटिंग वाली नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब नजर आना बंद हो गई है। मेरी इस एडजस्टमेंट से 80,000 की जो नेगेटिव फिगर थी वो 6,000 ऐड होने से 74,000 नेगेटिव हो गया। डिसाइडिंग एडजस्टमेंट आ रही है, जिसने करवा दिया उसको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 74,000 नेगेटिव तक डन है सर। देन अपनी वर्किंग्स में जाए। कोई ऐसा लेजर था जिसने इस एक्सपेंस को पेमेंट बनाया था? एक्सपेंस की अमाउंट है 74,000, पेमेंट की अमाउंट है, डिफरेंस है 2,000। अगर ना भी डायरेक्ट मेथड हुआ तो किस लेजर से बता दिया करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस के लेजर से बता दिया करेंगे, इसलिए मैंने उसका जस्ट नाम लिखा है। डिफरेंस 2000 सबको पता है, सबको पता है, और ब्रैकेट मैंने लगा दी है। और यार जाने दो, बस कर दो यार, वो 3 ब्रैकेट है तो आगे भी ब्रैकेट ही होगी ना यार। रिलैक्स है, रिलैक्स। मैंने जरा जल्दी किया है। 2000 कहाँ से है? अभी सवाल मेरे सामने आने वाला है। 2000 कहाँ से है? 74,000 एंड 72,000 का डिफरेंस लिया हमने। अगर ये नहीं होगा तो दोबारा प्रीपेड एक्सपेंसेस को ओपनिंग क्लोजिंग सवाल में देखें। 16,000 और 14,000 के 2000 में डिफरेंस नजर आ रहा है सर? इंशाल्लाह ढूंढ लिया करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऑफ द क्लास टुडे। 74,000 नेगेटिव तक हम पहुंच चुके थे और हमने 72,000 नेगेटिव पेमेंट बनानी है। 2000 बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है, ये हुई ना बात। और या नेगेटिव फिगर को कम करने के लिए हमें पॉजिटिव लिख के ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 74,000 नेगेटिव को डायरेक्ट मेथड देखें, डायरेक्ट मेथड देखें, टाइम है, टाइम है, टाइम है। 72,000 अगर नेगेटिव बनाना है पेमेंट के तौर पे तो 2,000 पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? ये क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं? जस्ट टू कन्वर्ट इनकम्स इनटू रिसीट एंड एक्सपेंसेस इनटू पेमेंट। अगर पॉजिटिव लिख के रिसीट पेमेंट बन रही है तो वी आर विलिंग, और अगर नेगेटिव लिख के बन रही है तो वी आर 100% विलिंग। बनाना क्या चाहते हैं? इनकम को रिसीट और एक्सपेंसेस को पेमेंट। क्या इस केस में 2000 को पॉजिटिव रख के ही पेमेंट बनेगी? कितनी अमाउंट कितने में कन्वर्ट होगी? What is the objective of this statement? To convert. What is the objective of this 2000? To convert expense, operating expense, ya Allah, operating expense into payment. जी बड़ा लाइसेंस प्लीज बता दीजिएगा। माजरत है, एक और सवाल कर रहा हूं, क्या यहां तक क्लियर हो गया है? Another silent question. मेरी बात खत्म नहीं हो सकी और अपना रजिस्टर का अगला सफा देखें, आपका भी खाली है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से गेम शुरू करेंगे और दोबारा सोचेंगे। मुझे लग रहा है कि आज आपको मैंने कुछ पता नहीं चलने दिया और आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया।